हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं। तो स्वागत है सभी का, आप सभी का बेटा आज एक और शानदार से लेक्चर में, दैट इज #NTKB, दैट इज नीड टू नो बेसिस। आज हम लोग लेके आए बेटा आपके लिए +4 मार्क्स आज की क्लास से, डेफिनेटली 4 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन न्यूक्लियाई से जरूर आना है। एंड न्यूक्लियाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फटाफट से, क्विक रिवीजन। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाने हैं और आपका काम एकदम हो जाएगा बढ़िया। तो चलिए बिना किसी बातचीत के शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर दैट इज न्यूक्लियाई के बारे में। तो बेटा एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस जो है बेटा बहुत अच्छी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही नाजुक सी चीज है। नाजुक तो नहीं है सर जी, बहुत मैसिव है। 2 लोग होते हैं बेटा इसके अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एन फॉर नीतीश शर्मा, नहीं सॉरी, एन फॉर न्यूट्रॉन होता है बेटा, एंड पी फॉर प्रोटॉन होता है, ठीक है। एंड 2 लोग जो है एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, दोनों लोग। तो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के अंदर 2 लोग होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एंड इनको कंबाइंड नेम दिया जाता है, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। एंड इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ये हमारा न्यूक्लियॉन्स कहलाता है, और यही हमारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो कोर है वो यही है। प्रोटॉन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं सर। मास ऑफ द प्रोटॉन होता है कुछ 1.67 और साथ में कुछ और भी होता है, दैट इज, सो लेट्स सपोज 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है? हाँ सर जी होता है। कितना होता है? +E होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज हमारे पास होता है बेटा, ठीक है, इतना चार्ज हमारे पास होता है इसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। तो ये बातें हम जानते हैं सर जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में भी जानते हैं कि इट्स अ चार्जलेस क्वांटिटी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स अ चार्जलेस क्वांटिटी। एंड इसका मास जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से, दैट इज 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। देखा जाए तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, बहुत छोटे लेवल पे ज्यादा है। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए कभी कभी अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। बट आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रॉ कैलकुलेशन यहाँ पे मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेसिमल के बाद जाके कैलकुलेशन चेंज हो रही है, थर्ड डेसिमल पे जाके चेंज हो रहा है। तो थर्ड डेसिमल पे चेंज हो रहा है तो मतलब आप यहाँ से चीजें अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसी भी न्यूक्लियर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लेट्स से कि x, एंड यहाँ पर a है और ये z है, एंड a जो है वो हो जाता है हमारा एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक मास, एंड z हो जाता है बेटा हमारा एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन्स है? न्यूक्लियॉन का मतलब होता है बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एंड एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आप लोग थोड़ी सी केमिस्ट्री जानते हैं, रासायनिक विज्ञान जानते हैं। रासायनिक विज्ञान में आप कह देते हैं कि सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हम लोग सेम सेम होता है तो इसलिए बोल देते हैं। ऐसा आप रासायनिक विज्ञान में पढ़े हैं, बट लेकिन बेटा वो आप पढ़े हैं किसके लिए? वो आप पढ़े हैं एक एटम के लिए, ठीक है, एंड उसमें भी एक न्यूट्रल एटम के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग जो है एक न्यूक्लियाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड न्यूक्लियाई के अंदर हम लोग जब बोल रहे हैं तो ए हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड जेड बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए और जेड जो सब कुछ जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी सी बात। अच्छा, एक और बात यहाँ से लिख लेता हूँ कि अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ जाए कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाते हैं बेटा वो हो जाते हैं दैट इज a माइनस जेड, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए क्लासिफिकेशन 3 तरह के हम लोग पढ़ते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब हो जाता है कि सर आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, यानी कि सीधी सीधी भाषा में z सेम है ना। और यहाँ से z सेम है, लेकिन जो a है सबका वो क्या है? डिफरेंट है, a इज डिफरेंट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या है?
अलग अलग है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। आइसोबार्स क्या हो जाते हैं बेटा? आइसोबार इज सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सब में सेम होते हैं, लेकिन जो इनका एटॉमिक मास होता है यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो अलग अलग है। एंड आइसोटोन्स का मतलब हो जाता है बेटा दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब फटाफट से अपने मन में एक एक एग्जाम्पल सबका दे दीजिए ताकि खुश हो जाएं आप भी और हम भी। तो आइसोटोप्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा आइसोटोप का एग्जांपल हो जाएगा दैट इज हीलियम, जैसे H ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन 1H1, 2H1 और 3H1 तीन तरीके का होता है, जिसमें से ये वाला जो होता है वो बेटा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, बहुत सारा गाना सुनता है ये, FM सुनता है बहुत ज़्यादा, इसका मन ही नहीं लगता है बिना FM के, तो ये रेडियो सुनता रहता है, रेडियो पे एक्टिव रहता है ये, है ना। अच्छा, आइसोबार्स क्या हो जाते हैं? आइसोबार्स क्या हो जाते हैं बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोबार का छोटा सा, जैसे कि लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, किसका ले लें बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। तो लेट्स से कि नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो 14 और 7, एंड कार्बन का भी एक होता है ऐसा दैट इज 14C6, जिसमें से ये वाला जो है बेटा वो आपको मदद करता है डेट करने के लिए, डेटिंग वाला कार्बन है तो। अरे सर जी, ये कौन सा कार्बन है जो हमारे जीवन में नहीं दिया है भगवान ने? तुम्हारे जीवन में भगवान ने ये वाला कार्बन नहीं दिया है, तुम्हारे जीवन में दिया है वो काला वाला कार्बन, ग्रेफाइट वाला कार्बन। तुम्हारे जीवन में ये दिया है काला वाला कार्बन, है ना, ये वाला नहीं दिया है। तो इसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के काम आता है, इट्स अगेन रेडियो एक्टिव। ठीक है, इट्स अगेन, ये भी गाने सुनता है खूब सारा, डेट करेगा तो गाना तो सुनना ही पड़ेगा ना, बिना गाना सुने कैसे काम चलेगा बेचारे का, है ना। चलिए आइसोटोन का एग्जांपल भी लेते हैं, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अगर सेम है तो जैसे कि मैग्नीशियम 24-12 एंड इधर से सोडियम 23-11, तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बेटा? 12 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं दोनों में वो कितने हैं? 12 हैं, दैट इज 24 - 12 एंड 23 - 11, तो दोनों के अंदर 12-12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। तो लेट्स से एक आइसोटोप है X, आइसोटोप का मतलब क्या होता है भाई? सबका Z क्या रहेगा? सेम रहेगा, और ये अलग अलग हो सकता है। तो X A2 Z और X A3 Z, लेट्स से 3 आइसोटोप्स है। इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो A% है, इसकी अवेलेबिलिटी B% है, और इसकी अवेलेबिलिटी C% है। तो आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज A1 प्लस BA2 प्लस CA3 एंड डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड जो है बेटा वो शॉर्ट्स में आएगा, तो स्टे ट्यून्ड ओवर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रेडियस एंड डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास की पावर 3 के। ठीक है, एटॉमिक मास दैट इज हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली आप कह सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। So radius of the nuclei is proportional to number of nucleons. ठीक है, this is number of nucleons. So number of nucleons की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है कौन? Radius of nucleus. ठीक है, अगर आपने थंबनेल ठीक से देखा होगा या फिर आपने फर्स्ट पेज अगर ध्यान से देखा होगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं बेटा फर्मी। ठीक है, फर्मी मीटर। चलिए
अगर आपको रेडियस मिल गया है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो दिस r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3 and what about this r naught? This r naught, this is nothing but 1.2 Fermi. ठीक है, 1.2 Fermi. Now what about the volume? अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखना चाहें बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखना चाहें तो स्फेरिकल मानते हुए 4/3 पाई r क्यूब बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब की जगह पे आ जाएगा r नॉट का क्यूब और ये बन जाएगा a। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, जबकि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। अच्छा, एंड डेंसिटी जो होती है बेटा वो सबकी कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे? मास बाय वॉल्यूम लगाते हैं जब, तो लेट्स से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो a है और सबका मास जो है वो m नॉट है, एंड वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई r नॉट का क्यूब इंटू में a कैंसिल कर देंगे, तो डेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3m नॉट अपॉन में 4 पाई r नॉट का क्यूब, एंड this is nearly constant, so this is nearly constant and it is equal to 2.29 into 10 to the power 17 kg per meter cube। भाई बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत छुटकी सी जगह में बहुत सारा मास है, बहुत छुटकी सी जगह में बहुत सारा मास है, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है ये, है ना। पानी की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, तो समझ जाओ ये 10 टू द पावर 17 है, तो बस आप समझ जाओ, है ना। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला रेडियस के बारे में, दूसरा वॉल्यूम के बारे में, एंड तीसरा डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी जो है वो बदलती नहीं है। अब इन दो तीन बातें फटाफट से। रेडियस का ऑर्डर 10 टू द पावर -10 मीटर, न्यूक्लियस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर, एंड वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -45 मीटर। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, -45 में जाती है वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतने हैवी न्यूक्लियस को रोकने के लिए हमारे पास होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्सेस। तो लेट्स सपोज कि ये बहुत छोटा सा न्यूक्लियस जो हमने बड़ा करके दिखाया है, इसके अंदर कुछ कुछ हमारे पास ऐसे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि यार हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो चार्ज वाला पार्टिकल होता है, और चार्ज वाला पार्टिकल जो है दूसरे सेम चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है, और रिपेल जब करेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन के कारण ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो फिर भी ये स्टेबल है, तो इसका मतलब कोई और फोर्स भी इन्वॉल्व है, एंड वो फोर्स कहलाता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग nuclear forces inside the nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स SNF लिख देता हूं मैं इसको, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। एंड चार्ज इंडिपेंडेंट अगर हम बोल रहे हैं तो बेटा बहुत अच्छी सी एक बात लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, दैट इज FPP इज इक्वल टू FPN इज इक्वल टू FNN, यानी कि कोई से भी दो पार्टिकल के बीच में चार्ज फोर्स का रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो चार्ज हो चाहे चार्जलेस हो। ठीक है, ये रिगार्डिंग है, दिस इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके अलावा अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि लेट सपोज कि ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो इन प्रोटॉन में क्या आपस में रिपल्शन नहीं होगा? सर हाँ बिल्कुल होगा, और इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो भी लग रहा होगा। और न्यूक्लियर फोर्सेस का जो नेचर होता है वो इन जनरल कैसा होता है बेटा? अट्रैक्ट करने वाला होता है, आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अगर मैं एक प्रोटॉन लेता हूं, दूसरा प्रोटॉन लेता हूं, तो प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, और साथ ही साथ बेटा एक यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस भी रहेगा। तो जो नेट फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑर्डर जो रहेगा नेट फोर्स का दैट विल बी FPP के अंदर जो एक फोर्स होगा वो नेट फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू FPN एंड इक्वल टू FNN, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बेटा कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग जब कंसिडर कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज द ऑर्डर। एंड अगर हम सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस और कंसिडर कर रहे हैं तो दिस इज द ऑर्डर, सब में बराबर होगा, ठीक है। अब बातें इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया का। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻⁴ तक होता है या 15 तक होता है, तो इसके बियॉन्ड अगर चले गए तो न्यूक्लियर फोर्स 0 हो गए, खत्म हो गए। दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर इन जनरल। मैं इसको स्पेसिफाई करता हूं। अगर डिस्टेंस हमारा लेट से ग्रेटर देन 0.8 फर्मी है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं बेटा वो हमारे अट्रैक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस हमारा लेस देन 0.8 फर्मी हो जाए तो इस केस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो बेटा रिपल्शन में कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है, रिपल्शन में कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। एक जबरदस्ती का पेज ऐड हो गया, उसको वापस कर लेते हैं। चलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्जेस नहीं होना चाहिए बेटा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स होता है बेटा? नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल मतलब सेंटर टू सेंटर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी वो फोर्स लग जाएगा, है ना। चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में जब बात करेंगे तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कि भाई कुछ हमारे पास स्टेबल है, कुछ हमारे पास अनस्टेबल है, हम जानते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा N/P रेशियो, एंड दिस N/P रेशियो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 1.6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप टू 1.6। दिस इज स्टेबल, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्टेबल। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स and this is number of protons, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 है, तो ये हमारा स्टेबल रहता है। एंड इसके लिए ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा, ये किसी काम का है नहीं ज़्यादा, है ना, बट बहुत छोटा सा आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि अगर N/P रेशियो 1 है तो ये ग्राफ बनेगा। लेट से यहाँ पे N है और यहाँ पर P है ना। सो N/P अगर 1 है तो लेट से ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही विचित्र तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा ऐसे ऊपर नीचे सा जाता हुआ ऐसा सा ग्राफ बनता है, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो कुछ भी है दिस इज द स्टेबिलिटी लाइन। ये कौन सी लाइन है? दिस इज द स्टेबिलिटी लाइन। एंड इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों ही क्या हो जाते हैं बेटा? अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों ही क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। अब इसी बात को बस समझने के लिए हमें बस एक बात समझनी पड़ेगी कि लेट सपोज कि किसी का N/P रेशियो ज्यादा है, इफ N/P इज मोर, ज्यादा है, तो कम करने का तरीका क्या है? या तो आप N को कम कर दो या P बढ़ा दो। अब प्रोटॉन तो कहाँ से बढ़ाएंगे? अब प्रोटॉन बढ़ाने का तरीका क्या है कि न्यूट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द न्यूट्रॉन, है ना। या फिर आप न्यूट्रॉन को कम कर दो। तो अगर आप न्यूट्रॉन कम कर पाए या प्रोटॉन को बढ़ा पाए तो उस केस में N/P रेशियो जो है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही N/P अगर लेस हुआ तो उसको बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, एंड बढ़ाने के लिए या तो आपको प्रोटॉन कम करने पड़ेंगे या फिर आपको न्यूट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे, तो दोनों तरीके हैं। तो इसी को हम लोग बेटा फिजन और फ्यूजन में लेके जाते हैं और अल्फा डीके और बीटा डीके में ले जाते हैं, वो डीके में चला जाता है प्रोसेस, है ना। एंड जहां तक हमारी समझ कहती है डीके नहीं आना चाहिए, बट स्टिल मैं इस वीडियो के लास्ट में डीके के कुछ 4-5 जो 4 चीजें हैं वो डिस्कस कर दूंगा, जिसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा तो गलती से पेपर में आ गया तो, क्योंकि एनटीए जो है वो थोड़ा सा बेटा खेल जाता है, ठीक है, तो इसलिए। चलिए, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट। अगर हम मास एनर्जी इक्विवेलेंट के बारे में बात करते हैं तो बचपन से हम एक रिलेशन सीखते हुए आ रहे हैं, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E इज द एनर्जी एंड m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसा मत समझना कि हमारा मकसद
स्पीड नहीं बोल पाता है ना स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 1 AMU into c square, this is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप 1 AMU की बात भी कर सकते हो बेटा। 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। आप यहाँ से भी इसको एक बात लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट? काहे का मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट का मतलब है कि मास ऑफ constituent nucleons is greater than mass of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास से न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है। न्यूक्लियस के मास से न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर masses is known as मास डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट है बहुत काम की चीज है, बहुत जरूरी चीज है। तो डेल्टा एम जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू z mass of proton plus a minus z, that is number of neutrons into mass of neutron, एक न्यूट्रॉन का मास, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारा है बेटा मास डिफेक्ट। सो z हो जाएगा, हम आज जानते हैं z क्या हो जाएगा, इट इज एटॉमिक मास आप बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस z। mn हो जाएगा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। mp हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एंड mn हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इज मास डिफेक्ट। क्यों आता है? क्योंकि भाई एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहे होंगे। तो कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगी ना, कहीं से तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि जो इस सिस्टम को बाइंड करके रखे, रोक के रखे। क्योंकि बहुत सिंपल बात है कि अगर ये आपस में रिपेल कर रहे हैं तो इनकी जो एनर्जी होगी इनके पास, उसको अपोज करने वाली एक एनर्जी होनी चाहिए जो इसको होल्ड करके रखे, बाइंड करके रखे। तो वो एनर्जी कहां से आती है कि भाई जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, और वही एनर्जी इस सिस्टम को, इस न्यूक्लियस को क्या करती है, रोक के रखती है, ठीक है। तो वो एनर्जी हमारे काम आती है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन। जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबको दूर दूर कर दो, तहस नहस कर दो, चूर चूर कर दो, तोड़ तोड़ कर दो। तो लेट सपोज के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं सबको अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी मेरे को, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बात समझ में कम आती है तो दूसरा सिंपल भाषा में समझते हैं। इट्स द एनर्जी दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। वो रिश्ता होता है ना, एक घर में इंसान होता है हमारे, जो पूरे घर को जोड़ के रखता है, वो घर का न्यूक्लियस है ना। तो बिल्कुल वही यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस एनर्जी है जो बाइंड करके रखती है सिस्टम को, ठीक है। बिना इस एनर्जी के प्रोटॉन which repel each other due to their positive charge and neutron would not stay together in the nucleus। वो नहीं रहेंगे साथ साथ। तो होता है ना कि भाई नजर जेठानी अब रहेंगे नहीं साथ साथ, है ना, कोई ना कोई जोड़ने वाला चाहिए इन्हें। तो वो एनर्जी चाहिए हमें जोड़ने के लिए। तो वो जोड़ने वाली एनर्जी कौन सी है बेटा? हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। बिना इस एनर्जी के ये सब भाग जाएंगे इधर उधर, ठीक है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियस एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू एनर्जी यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस, यानी कि अब मैं सिंपल भाषा में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एंड दिस इज डेल्टा एम इनटू में सी स्क्वायर। सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम इनटू में सी स्क्वायर। आपको डेफिनेशन नहीं याद होती है, मत याद रखो, ये काम का है, ये याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग स्टेबिलिटी बताएंगे अब? तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के लिए हम लोगों ने एक स्टेबिलिटी कर्व बनाया गया। स्टेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग
कुछ कुछ बातें हैं। हमने कहा कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्या आंसर इज नो। जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो आंसर इज बिग नो। नो, ठीक है, नहीं है ऐसा। जिसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। सही क्या है? सही है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल है। एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज की एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो बहुत ज्यादा है, तो किसी किसी में बहुत ज्यादा, किसी किसी में कम है, तो ये मतलब थोड़ी कि वो स्टेबल हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। तो एक न्यूक्लियन को निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है उस बात से डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एंड जब ऐसा देखा गया तो इस कर्व को बनाया गया, प्रोडक्ट बनाया गया, और Fe जो है हमारा 56 सबसे ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, एंड ऑर्डर ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Fe आयरन, ठीक है। नाउ अब हर कोई जो है वो इसी को ही अचीव करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास कुछ होते हैं गीदड़ जो झुंड बनाते हैं, है ना, जो झुंड बनाते हैं, यानी कि आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं ताकि ज्यादा स्टेबल हो सके। ये झुंड है, कमजोर लोग हैं, है ना, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं ये। तो ये लोग बेचारे स्टेबिलिटी पाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुट बनाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये कहां पहुंच जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेबल की तरफ पहुंचते हैं। यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है, जो हल्के न्यूक्लियाई हैं, जो कमजोर न्यूक्लियाई हैं, वो बनाते हैं गुट। जैसे होते हैं ना, वो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो बनाते हैं सेल्फ स्टडी, है ना। तो जो कमजोर बच्चे सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते हैं, वैसा ही हमारा लाइटर न्यूक्लियाई है, वो भी क्या करता है, फ्यूज करता है ना, वो भी क्या करता है, फ्यूज करता है। अब जो बाहरी न्यूक्लियाई होते हैं, जो एकदम मतलब ऐसे होते हैं, एकदम ताबड़तोड़ नॉलेज वाले होते हैं, टॉपर जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, वो कहता है भाई मैं नहीं रख सकता यारी दोस्ती, मुझसे नहीं रह पाऊंगा मैं, तुम जाओ सारे दूर दूर। वो सबसे अपनी यारी दोस्ती तोड़ लेता है, अलग अलग भाग जाता है, ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके, क्योंकि वो इधर उधर चक्कर में फंस गया तो उसका सारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है बेटा, फिजन करता है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई होता है, वो बेटा क्या करता है, इट अंडरगोज फिजन, टूटता है, टूटता है, ठीक है, ये टूटता है। एंड जबकि ये क्या करता है, लाइटर न्यूक्लियर क्या करता है, जोड़ता है, जुड़ता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, ये जूता नहीं है, जुड़ता है ना। तो ये जुड़ जाता है, और जबकि ये टूट जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो क्या करता है, वो जुड़ता है, आपस में फ्यूज करता है, जबकि हेवी न्यूक्लियाई क्या है, वो क्या करता है, टूटता है। एंड दोनों का कारण एक ही है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। दोनों कारण क्या है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी को अचीव करने। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। मैं जेईई मेंस का एक सवाल इस आज की क्लास से देखोगे ना, जेईई मेंस का एक सवाल आया हुआ है, एंड वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, और ये जो पीपीटी लगी हुई है ये भी एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको देखना, ये लाइन जो यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ठीक है। पहली बात, 30 से लेके 70 के बीच में जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फर्स्ट थिंग, 30 से लेके 70 के बीच में जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एंड इसका रीजन क्या है, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। ये लाइन अभी मैं आपको एनसीईआरटी की दिखाऊंगा, है ना, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एकदम चमकी हुई लाइन है कि शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बीच की जो एनर्जी है वो नियरली कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम इतनी होती है, किसके लिए होती है बेटा, Fe के लिए होती है। एंड 7.6 फॉर दिस यूरेनियम, 238 का मतलब हमारा यूरेनियम से है, ठीक है। तो देखा जाए तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम, ये तो क्या लिख दिया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 238 इज अप्रोक्सीमेटली 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56 इज अप्रोक्सीमेटली 450। मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, है ना। अब देखने में क्या लग रहा है, ज्यादा स्टेबल है, लेकिन है नहीं ऐसा,
ज्यादा स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। एंड लाइटर न्यूक्लियाई हो चाहे हैवी न्यूक्लियाई हो, दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, कम ही होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, द न्यूक्लियर फोर्स इज सफिशिएंटली स्ट्रांग अट्रैक्टिव टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इस रेंज में शॉर्ट रेंज होता है, इस रेंज में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इस क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट रेंज होता है। यही सवाल आपका जेई मेंस में पूछा गया था, असर्शन रीजन में उठा के चेक कर लेना, मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये पार्ट जो है पेपर में हो सकता आए, हो सकता है ना आए, ये तुम्हारी किस्मत है, ठीक है। और अदरवाइज जितना सिलेबस एनसीईआरटी में लिखा हो, जितना सिलेबस उन्होंने लिखा हुआ है उतना हम कर चुके हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ी बात बची है, यहाँ पे देखना चाहो देख लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि हम लोग एक स्टेबल न्यूक्लियर को तोड़ते हैं जानबूझकर। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद से नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सुने थे, वो भी गलती से उसी पे पढ़ रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी से, बट लेकिन हाँ ये भी कुछ होता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। दैट इज हम जानबूझकर क्या करते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियर को तोड़ देते हैं जिसकी मदद से हम एक और स्टेबल न्यूक्लियर बना सकें, ठीक है। और ये काम कैसे करते हैं, अल्फा पार्टिकल से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, ड्यूट्रॉन से, गामा रेडियन से, इन सबको हम लोग बम्बार्ड कराते हैं पार्टिकल के ऊपर। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ से आता है भागता हुआ बिल्खा सिंह और आके टकरा जाता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, आएगा टकराएगा और क्या करेगा, एक दूसरा स्टेबल न्यूक्लियर बनाएगा। और दूसरे स्टेबल न्यूक्लियर का नाम होता है डॉटर न्यूक्लियाई। ये पेरेंट है और इसमें से बनेगा जो दूसरा बनेगा बेटा, वो बनेगा डॉटर न्यूक्लियाई। सरसन न्यूक्लियाई क्यों नहीं कह रहे, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है बच्चा, हम बालक लड़का लोग हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी होती है, हमारा नाम किताबों में भी नहीं आता है। अब इसका रीजन क्या है कि भाई डॉटर न्यूक्लियर कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट्स बायोलॉजिकल रीजन कि ये और आगे टूट सकता है ना। एंड सन और आगे ऐसे नहीं बढ़ सकते, है ना। जो जन्म दे सकता है वो डॉटर ही दे सकता है, बायो तो जानते ही होंगे आप थोड़ी थोड़ी सी, तो इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन चीज कंजर्व रहती है। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहते हैं, एनर्जी मास एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। मास एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब काइनेटिक जो भी इनिशियल एनर्जी होगी प्लस मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी यानी कि mc², दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी प्लस mc² ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Then we have conservation of linear momentum and then we have conservation of angular momentum। तो ये 5 लॉज हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल आएगा कि भाई कौन सी चीजें कंजर्व रहेंगी, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए फिजन का मतलब है टूटना, फिजन का मतलब है टूटना यानी कि एक से दूसरे में टूटना। सो बहुत सिंपल हो गया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ फटाफट से, एक न्यूट्रॉन है छोटू सा, ये भागता हुआ आया, इट्स अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट, वाई स्लो मूविंग, क्योंकि भाई अगर तेजी से आएगा तो ये इसको अनस्टेबल कर नहीं पाएगा। ये है यूरेनियम 235 एंड ये स्टेबल है, एकदम बढ़िया है। तो जब तक इसको ये आएगा ऐसे टकराएगा, अगर ये बहुत तेजी में आया तो तेजी में आएगा तो क्या कर जाएगा, निकल जाएगा ऐसे ही, और ये इसको कुछ नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। तो इसको टूटने के लिए पहले इसको इसके अंदर आना पड़ेगा एंड ये बीच में आएगा और अब ये क्या कर देगा, ये बनाएगा यूरेनियम 236 एंड जिसकी वजह से अब ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। और जब ये अनस्टेबल बनेगा बेटा तो अब ये क्या करेगा, ऐसे टूटने की कोशिश करेगा दो और न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। एंड दो न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग बन सकते हैं और साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी एनर्जी, है ना। तो जब टूटता है तो बेटा ये दो न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या कंडीशन है कि कौन से दो न्यूक्लियाई यहाँ पे बनेंगे, तो उसकी एक प्रॉपर रिएक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको वो बताना चाहिए। लेकिन हमारा काम किससे चल जाएगा, सिर्फ हमारा काम इस बात से चल जाएगा कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे बेटा, कंजर्व रहेंगे, पहली चीज। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और चार्ज बेसिकली, और चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे और इन दो बातों से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही वो रिएक्शन की मैं बात कर रहा था बेटा, जैसे कि आपको कौन कौन सी याद कर लेनी चाहिए, ये वाली आप देख सकते हैं। तो यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन आया,
इसने अनस्टेबल किया, अनस्टेबल करने के बाद यहाँ से बेटा बेरियम बना और साथ में बना क्रिप्टन बना और 3 न्यूट्रॉन निकल गए और बहुत सारी एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब 3 न्यूट्रॉन यहाँ बने तो 1 से 3 बने, फिर 3 से ऐसे कितने बनेंगे सर 9 बन जाएंगे, फिर 9 से कितने बनेंगे 27 बन जाएंगे, 27 से कितने बनेंगे 81, सर 81 से कितने बनेंगे 343, 343 से कितने बनेंगे 729 एंड फिर 2187 और ये फिर हमारी मूवी चल जाएगी जय हो वाली। जय हो मूवी में कहता है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो किसी को धन्यवाद करना है तो आप उसको धन्यवाद मत बोलिए, आप उसको करें कि 3 लोगों की मदद करें और उनसे कहिए कि वो आगे 3 की मदद करेंगे। तो अगर पहले वाले ने 3 की मदद करी, फिर तीसरे 3 की करी, फिर इसने 3 की करी, इन तीनों ने इनकी करी, तो बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसीलिए ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाती है। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होती है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये मिलती है बेटा आपको हिरोशिमा नागासाकी जैसे खतरनाक इंसिडेंट के अंदर एंड दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर आपको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो बहुत ही दिल दहलाने वाला जो वो होता है, क्या कहें उससे, माहौल होता है, वो इसके अंदर मिलता है ना। चलिए अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसको लेकर आते हैं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर आते हैं। तो डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, तो बसता क्या है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मॉडरेटर का काम कौन करता है, मॉडरेटर का काम क्या होता है कि भाई जो हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है उसको क्या करने का, स्लो डाउन करने का। ठीक है, ताकि वो उसको क्या कर सके, अनस्टेबल कर सके। तो ये काम कौन करता है, मॉडरेटर करता है। अब अगर सोचो मॉडरेटर अगर न्यूट्रॉन ही खा जाए तो रिएक्शन होगी कैसे आगे, तो इसलिए वो न्यूट्रॉन जो है अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इट शुड नॉट अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए एंड इट शुड अंडरगो इलास्टिक कोलिजन विद द न्यूट्रॉन्स एंड रिड्यूस देयर स्पीड, उसकी स्पीड क्या कर देंगे, कम करना चाहिए ताकि उसको स्लो डाउन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का। तो यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल्स एंड दिस, इट शुड नॉट अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन। अरे करता क्या है, स्लो डाउन करता है किसको, न्यूट्रॉन को। कंट्रोल रॉड्स क्या करती है फिर, अब कंट्रोल रॉड काम करती है बेटा चेन रिएक्शन का। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डब्बा बनता है, इस डब्बे के अंदर रिएक्शन हो रही है मान लो, और ये ऐसे हमारे पास फ्यूल रॉड्स है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं इस तरीके से। अब कंट्रोल रॉड्स को अगर मैं इसको उठा के इंसर्ट करूंगा, अंदर कर दूंगा, तो न्यूट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे, बाहर निकाल दूंगा न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं बेटा, ये काम करती हैं किसका, रिएक्शन रेट को हमारे कंट्रोल करने का। ठीक है, दे कंट्रोल द रिएक्शन रेट बाय कंट्रोलिंग द न्यूट्रॉन्स इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर न्यूट्रॉन को कंट्रोल करके ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, रिएक्शन का रेट कंट्रोल करती हैं। तो इसी के बात के ऊपर हमारे पास तीन वो आती हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर जनरेशन, स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, टू दी नंबर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन से पहले कितने हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, यानी कि यहाँ से एक रिएक्शन, यहाँ पे कुछ N1 है और यहाँ पर N2 है, बाद में होने के बाद कितने हैं, होने से पहले कितने हैं। तो अगर ये दोनों, इस रेशियो को हम लोग K कह देते हैं। अगर K1 है तो ऑपरेशन क्रिटिकल है, स्टडी पावर जनरेट होगी, और ये हमारा किस में होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। दिस हैपेंस इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर K ग्रेटर देन 1 हो गया तो बेटा रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज कर जाती है एक्सपोनेंशियली एंड टू एक्सप्लोड, और ये हमारा होता है न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। एंड देन लास्ट इज K लेस देन 1, रिएक्शन रेट जो है बहुत ही कम हो जाता है, ताकि हम रिएक्शन खत्म कर सकते, कभी ना कभी तो खत्म करोगे ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट भी, आप कूलेंट, इतनी एनर्जी निकल रही है तो भाई कूलेंट तो चाहिए होगा ना, एनर्जी हीट निकालो कैसे, हाथ डाल के थोड़ी निकाल लोगे हीट, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कूलेंट चाहिए होगा जो हमारा क्या करे, सर्किट में घूमता रहे ताकि हीट को क्या करता रहे, रिमूव करता रहे। एंड ये काम कौन करता है, आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल बर्फीला ठंडा पानी जिससे तुम पी के गला खराब करते हो, वही पानी हमारा काम आता है। हवा चलती है, मोल्टन सोडियम और CO2 भी सर्कुलेट किया जाता है हमारा, ताकि हम लोग हीट वहां से क्या कर सके, विड्रॉ कर सके। ठीक है, एंड द लास्ट इज शील्डिंग वॉल, भाई वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमें रेडिएशन से बचाना पड़ेगा, एंड उनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से 8 फीट मोटी एक थिक वॉल लगाते हैं, कंक्रीट की वॉल लगाते हैं, जो सारे के सारे रेडिएशन क्या कर ले, अपने अंदर ही खा जाए, बाकी सारे जो लोग जो है वो हार्मफुल रेज से बच जाए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर।
चलिए फ्यूजन के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लार्ज न्यूक्लियर बनाते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, और बहुत सारी एनर्जी क्या करती है इसमें बेटा, रिलीज होती है। तो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और बहुत सारी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये रिएक्शंस आपको इनमें से कोई सी भी याद नहीं करनी है, आपको जो रिएक्शन याद करनी है वो करनी है बेटा सन वाली। सन के अंदर क्या होता है, तो सन के अंदर ये होता है, पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और फिर इन चारों को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो आपको ये मिलता है, एंड जो आपको देता है फ्यूजन रिएक्शन इन दिस सन। दिस इज द फ्यूजन रिएक्शन इन सन। फ्यूजन रिएक्शन इन सन, सन के अंदर जो फ्यूज करने वाली रिएक्शन है वो ये है, चार हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एक हीलियम एटम विद रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। एंड फ्यूजन के कंडीशन याद रखेंगे, फ्यूजन कराने के लिए हमें हाई इनिशियल एनर्जी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को दो उठाया और मिला दिया, है ना, ये दाल चावल नहीं है जो उठाया और मिला दिया, है ना, इसके लिए हमें बहुत हाई इनिशियल एनर्जी चाहिए होगी तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए सन जैसी जगह पर ही फ्यूजन पॉसिबल है। नाउ ये हमारा संदेह वाला है कि ये सिलेबस में है या नहीं है, हमें नहीं पता है कि ये सिलेबस में है या नहीं है। अगर हुआ तो पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो मेरे सजेशन से पढ़ लो, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से फायदा ही रहेगा। ठीक है, तो चार तरीके के हमारे पास न्यूक्लियाई है बेटा, जो मतलब डीके हैं, बेसिकली तीन तरीके के हैं। एक है अल्फा डीके, चार ही कर लेता हूँ, अल्फा डीके, देन वी हैव बीटा डीके। अब बीटा डीके के अंदर दो डीके आते हैं, एक आता है बीटा नेगेटिव और एक आता है बीटा पॉजिटिव, एंड देन वी हैव गामा डीके। तो इससे हमारा क्या है, काम चल जाएगा कि इतने से हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बस ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अल्फा डीके सबसे पहले, तो व्हाट इज अल्फा डीके? तो अल्फा डीके का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, लेट्स से एक्स, ये ए है और ये जेड है, एंड इसने एक अल्फा डीके कर दिया, तो बेटा अल्फा डीके का मतलब है कि इसने एक हीलियम निकाला होगा साथ में, जिसका 4 2, एंड अब इसका जो मास है वो चेंज हुआ होगा, इसका ए भी चेंज हुआ होगा, सब कुछ चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर बेटा जब ये चेंज होगा, तो जब ये चेंज होके यहाँ से देखेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके का कि एक y बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा a-4 और ये हो जाएगा z-4, साथ में निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक अल्फा निकलने से मास में कितना चेंज आया बेटा? 4 का, मतलब न्यूक्लियस 4 कम हुए और एटॉमिक नंबर कितने से कम हुआ? 2 से कम हुआ। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है और यही याद रखना है सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है कि इसके अंदर हुआ क्या है। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना कि अगर ये हमारे पास एनर्जी कुछ निकली है और ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास अल्फा है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की बेटा, वो होगी किसके बराबर? मास ऑफ वाई अपॉन में मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इनटू में टोटल एनर्जी जो यहाँ से रिलीज हुई है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर निकलना चाहोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ अल्फा अपॉन में मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इनटू में क्यू। ये सवाल जो है बेटा आपको एनएलएम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इससे आपको काफी सारी मदद मिल जाती है। एंड यहाँ से अगर आप एक रिलेशन देखेंगे तो के अल्फा अपॉन में के वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाई अपॉन में मास ऑफ अल्फा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या रहेगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देन वी हैव बीटा नेगेटिव डीके। अब बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि हमारे पास हम लोग बेसिकली आप समझो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बीटा नेगेटिव डीके का मतलब क्या है कि समझो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एंड दैट इज हम निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनेगा, लेट से वाई बना, अब जेड, अब एक अगर यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पर आप कम कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, और मास में कोई चेंज हो नहीं रहा तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए ही रहेगा। और साथ में बेटा यहाँ पे निकलता है एक पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और यही पहचान है इस किसकी? हमारे बीटा नेगेटिव डीके की। ठीक है, और साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि
हमारा एटॉमिक मास, जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो सेम रहेंगे, और जो हमारा मास नंबर है यानी कि Z जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, और साथ में जो पार्टिकल निकलेगा वो कौन निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। देन बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके में हमारे पास XAZ, अब पॉजिटिव है तो ये हमारा +1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो न्यूक्लिया मिलेगा वो मिलेगा, अगर AZ लिखता हूँ अभी के लिए, एंड दिस इज +1, एंड यहाँ पर जो पार्टिकल निकलता है वो निकलता है बेटा न्यूट्रिनो, एंड बहुत सारी एनर्जी निकलती है। नाउ बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे +1 हुआ है तो बेटा यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, और ये 0 था तो यहाँ पे क्या रहेगा, A ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ दिस बीटा पॉजिटिव डीके, ये एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसको होने के लिए बेटा एनर्जी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज गामा डीके, बेटा गामा डीके हमारा जो है वो एक ऐसा डीके है जिसके अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट से नॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, विदाउट चेंजिंग दी A, विदाउट चेंजिंग दी Z, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस साथ में क्या निकल जाएगी, रेडिएशन निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी बहुत सारी, ठीक है। दिस इज द गामा रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलती है एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमारा जो काम आता है, ये हमारा बेटा बेसिकली किसके काम आता है, ये डी एक्साइट होने का काम आता है। अगर ये एक्साइटेड है, दिस इज द एक्साइटेड न्यूक्लियाई, तो ये हमारा डी एक्साइट कर देता है इसको, एंड डी एक्साइट करने के काम आता है बस हमारा ये, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका आज का लेक्चर होता है समाप्त, और आज हम लोगों ने कवर किया है न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, मजा आया होगा, एंड स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।